चुल्लू जल्दी करो, बस सीटी दे रही है। मुसाफिरों से खिंचा मैच भरी बस में वो बमुश्किल चढ़ पाई। रहमत भाई, जरा देखना, मेरे मियाँ बैठे हैं, बच्चा भी उन्हीं के पास है। बस चल दी थी। तुम्हारे मियाँ? रोजी आया, मैं तो उन्हें पहचानता नहीं। अरे भैया, अभी तो मेरे साथ हाउसिंग कॉलोनी से आए हैं, तुम्हारे सामने ही तो हम बस से उतरे हैं। रोजी आपा, क्या वो छोटा बच्चा कंधे से लगाए बस से उतरा था? क्या वो तुम्हारा मियाँ था? मगर वो तो फौरन ही हाउसिंग कॉलोनी जाने वाली दूसरी बस में चढ़ गया था। कहाँ है वो बस? वो बस तो फौरा ही चल दी थी जब आप इस बस में बैठ गई थी। रोजी ने खड़े खड़े अपना आप पेट लिया। ये क्या हो गया अल्लाह, ये कैसे हो गया? जब वो घर में दाखिल हुई और बिलक बिलक कर रोते हुए माँ से लेटी तो उसके ज़हन में मुर्दा बाप नहीं, अपने शेर खार बच्चे का ख्याल था। वो रात और फिर उसके बाद कितनी ही रातें अंगारों पर गुजरी। सुबह को वो जुनूनी कैफियत में माँ और बच्चों को बताए बगैर बस अड्डे पर पहुंच गई और हाउसिंग कॉलोनी चल दी। वो अपनी मर्जी से तो बाप के मरने पर नहीं आई थी, अय्यूब ने इसरार किया था और वो तो इससे मोहब्बत करता था। कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं था, फिर इसने ऐसा क्यों किया? कॉलोनी पहुंची तो दुकान बंद थी। घर के दरवाजे पर इसी तरह ताला लगा हुआ था जैसे वो कल छोड़ कर गई थी। अय्यूब कहाँ गया? बच्चे को कहाँ ले गया? अब कहाँ तलाश करूं? इसे फिर अय्यूब की चची का ख्याल आया। वो रिक्शा लेकर वहां गई। अरे तो वापस आ गई। चची ने इसे देखते ही कहा, छी, पता नहीं वो मेरा बच्चा लेकर कहाँ चले गए। घर पर तो ताला पड़ा हुआ है, रोजी ने रुकर कहा। घर पर बच्चा किया, खुद पालता गांव ले गया होगा। उन्होंने बड़े इत्मीनान से कहा, तुम मुझे गांव का पत्ता बताओ, मैं वहीं चली जाऊंगी। ओ गानों किया करने जाएगी? सौकन की जूतियां खाने। सौकन? मगर वो तो इसे बरसों हुए छोड़ चुके हैं। अय्यूब क्या पागल है जो अपनी बयाहता को छोड़ देगा? वो इसकी खाला की बेटी है। रोजी दम बखुद रह गई। मगर वो बच्चा तो मेरा है। तो क्या अय्यूब का नहीं? इसकी बीवी में क्या कमी है? बस एक औलाद की हसरत थी। आखिर जमीन जायदाद का वारिस भी अल्लाह चाहिए होता है, अल्लाह ने वो भी दे दिया। मगर अय्यूब मेरे बच्चे को नहीं छीन सकता। मैं महर का दावा करूंगी। पूरे 3,000 का महर बंधा था। अय्यूब ने ऐसी कच्ची गोलियां नहीं खेले। क्या तूने अपने पहले शौहर से तलाक ली थी? जो अय्यूब से निकाह होता तो अय्यूब की बीवी ही नहीं तो फिर महर का दावा किसी करेगी? भोली औरत, शुक्र कर तेरे और तेरे बच्चों के 2 साल चीन से गुजर गए। कैसी फाका मारी आई थी और अब कैसी सांडे हो रही है। जा टाइम से अपने घर, अबादेर का रुख न करना। चची ने हंसकर बड़े तंज से कहा। इसने चची के पांव पकड़ लिए मगर उसने गांव का पता ना बताया। जब रोजी मैके वापसी पलटी तो उसे पता चला कि अपनी ही लाश अपने बेजान कंधों पर उठाना कैसा अजियतनाक होता है। लाहौर आकर उसने जमींदार के घराने में खाना पकाने की नौकरी कर ली और बिल्लो को भी साथ लगा लिया। अनवार हसब मामूल गलियों में आवारा फिरता रहता। रोजी जब तन्हा हुई तो अपने दोनों गुमशुदा बेटों को याद करके रोती रहती। वक्त गुजरता गया और बिल्लो जवान हो गई। रिश्ता भी तय हो गया, मगर रोजी के पास किया था जो ढंग का जहेज देकर उसको रुखसत करती। रोजी तो ने बिल्लो के बाप को भी शादी की इत्तला दे दी। किसी ने इससे पूछा नहीं क्या खबर करती? उन्होंने पलट कर भी अपने बच्चों का हाल नहीं पूछा। मेरा बेटा तक मुझसे छीन लिया। उसने सर्द आह भरी। बेवकूफ़ी की बातें मत करो, आखिर वो बिल्लो का बाप है। क्या पता वो जहेज में तेरी मदद करे। अगर वो शादी में आएगा तो तेरे बेटे को भी साथ लाएगा। इस ख्याल ने रोजी की रगों में नया खून दौड़ा दिया। वो दौड़ती हुई मुंशी जी के यहाँ गई और मंजूर के नाम मुफस्सल खत लिखवाया। अगर मंजूर और मुनव्वर शादी के वक्त न पहुंचे तो कोई बिल्लो को डोली में बिठाने वाला भी मुयस्सर न होगा। मंजूर भाई आ गए हैं। मैंने उन्हें अभी बस से उतरते देखा है। बारात से एक दिन कबल पड़ोसी ने आकर बताया। मीर उमनूर भी तो आया होगा। ये तो मुझे मालूम नहीं है। मंजूर भाई जरूर बस की छत से सामान उतरवा रहे थे। कुछ देर बाद ही मंजूर पहुंच गया। वो बेटी के लिए मसहरी बिस्तर और बर्तन लाया था।
रोजी ने कवाड़ की आड़ में खड़े होकर पूछा, तुम मुनव्वर को साथ नहीं लाए? इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार आ गया था। मंजूर ने रुकते हुए कहा, तो क्या मेरे नसीब में अपने बच्चे की सूरत देखना भी नहीं? नहीं नहीं, ऐसा क्यों कहती हो? जरा बिल्लो के बया से निबट लो, फिर जी भर के मुनव्वर को देख लेना। आखिर वो तुम्हारी औलाद है। जब बिल्लो और मेहमान रुखसत हो गए तो इसका मंजूर से सामना हुआ। रोजी, मेरा कहा मानो तो अपने घर चलूं। मुनव्वर कई महीने से बीमार है, अब तो अम्मा भी इस दुनिया में नहीं है। बस मैं अकेला काम करने वाला हूं। बाजार की रोटियां खा खा के पेट भी ठीक नहीं रहता और आंखों से दायनदिला नजर आने लगा है। डॉक्टर मोतिया की बीमारी बताता है। अनवार मेरी जगह लग गया तो मैं ऑपरेशन करा लूंगा। रोजी ने एक लम्हा भी सोच विचार नहीं किया और बोली, कब चलोगे यहां से? पूरे रास्ते वो मुनव्वर का तसव्वुर करती रही। वो तो मेरी सूरत भी भूल चुका होगा और मैं इसे कैसे पहचानूंगी? 19 साल में तो 8-9 साल का खलंडा लड़का भी तो अना जो उन बन जाता है। मुनव्वर वाकई माँ की शक्ल भूल चुका था। रोजी को देखकर उसने ताज्जुब का इजहार तो किया मगर खुशी का नहीं। और रोजी जैसे तो अना जो उनको देखने की मुंतजिर थी, उसने एक लागर और कमजोर लड़के को देखा जिसे रोज बुखार आता था और वो रात भर खांसता था। वो जी जान से मुनव्वर की तीमारदारी में लग गए। डॉक्टरों ने एक्सरे करवाया तो मालूम हुआ कि इसको तबदक हो गई है। इलाज महंगा था और मंजूर की महदूद कमाई में घर भी चलाना था। रोजी के पास 2-4 चांदी के जेवर थे जो अयूब ने बेटे के पैदाइश की खुशी में बनवा के दिए थे, जिन्हें रोजी ने अपने अच्छे बारे वक्त के लिए उठा रखे थे। अब मुनव्वर के इलाज में वो एक एक करके फरोख्त हो गए। 7-8 महीने वो दिन रात मुनव्वर की पट्टी से लगी रही। इसे अपने खाने और सोने का भी होश न था। अक्सर जो खाना मुनव्वर छोड़ देता वही खा लेती। वो सो जाता तो इसकी पाइंती पर ही सुकड़ कर लेट जाती। रफ्ता रफ्ता मुनव्वर की तबीयत संभलती गई, वजन बढ़ने लगा और चेहरे पर रौनक आ गई। इस दौरान मैं किसी पड़ोसी ने इसकी माँ के मरने की खबर का फोन करवा दिया था, मगर वो मुनव्वर को छोड़कर किसी तरह जाती और अब लाहौर लूटकर जाने का कोई इरादा भी नहीं था। जिस दिन मुनव्वर का नया एक्सरे देखकर डॉक्टर ने उसे मुकम्मल सेहतमंद करार दिया, रोजी ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी, मजार पर चादर चढ़ाई और शुक्राने का रोजा रखा। फिर एकाएक अपनी थकन का एहसास हुआ तो उसकी अपनी तबीयत गिरी गिरी रहने लगी। अगर बेटों की शादियां हो जाएं तो वो चैन से आराम कर सकती है, ये रोजी का ख्याल था। मंजूर ने इसकी राय से इत्तेफाक किया और नारंग में अपने रिश्तेदारों को फोन किया। भला कमाओ लड़कों के लिए रिश्तों की क्या की। देखते ही देखते वो अपने दोनों बेटों के लिए 2 बहनें बया लाई। शादी की तैयारी और मेहमानों की भागदौड़ में वो बिल्कुल निढाल हो गई। इसे बुखार आने लगा, मगर नई दुल्हने कैसे चुकी चूल्हा करत। रोजी दिन भर बुखार में रहती और चूल्हे में झुलसती रहती। इसी दौरान मंजूर ने मोतियाबंद का ऑपरेशन करवा लिया। इसकी खिदमत भी रोजी के जिम्मा थी। इसको अपनी हालत पर ताज्जुब था कि जरा सी मेहनत और थोड़े से कामकाज से भी इसका दिल धक धक करने लगता है और चक्कर आ जाता है। फिर शाम से हल्का हल्का बुखार और रात खांसी का ठुका। वो घर गई। शुक्र है घर में बेटे बहुएं मौजूद थीं, लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये हुई कि मंजूर की आंखों का ऑपरेशन बिगड़ गया। अब मोटे चश्मे के बावजूद इसे बहुत धुंधला दिखाई देता था। मुनव्वर तो पहले से फैक्ट्री में मुलाजिम था। मंजूर ने अपनी जगह अनवार का नाम लिखवा दिया। यूं दोनों के पैसे से घर चलने लगा। रोजी की तबीयत किसी तरह ठीक नहीं हुई तो वो मंजूर के साथ इसी डॉक्टर के पास गई जिसने मुनव्वर का इलाज किया था। डॉक्टर को तशखीस में ज्यादा देर ना लगी। बीबी, तुम्हें भी टीबी हो गई है। एक्सरे करवाता हूं मगर वही दवाएं खाना होंगी। लगता है तुमने अपने बेटे से परहेज नहीं किया। ये लगने वाली बीमारी है, तुम्हें मुकम्मल आराम करना पड़ेगा। डॉक्टर ने रिपोर्टें देखने के बाद उसके कान में गो आसूर फूंका। मंजूर ने दोनों बेटों को डॉक्टर का फैसला सुना दिया कि अब रोजी का इलाज करवाना होगा। दोनों बेटे खामोश रहे मगर बहूहे ने इसी दिन रोजी के बर्तन अलहदा कर दिए और घूंघट सरका कर बावर्ची खाना खुद संभाल लिया। बड़ी बहू के बच्चा होने वाला था। मुनव्वर ने इससे कह दिया था कि माँ के करीब ना जाना।
रोजी सहमी हुई अपने बच्चों का तर्ज अमल देख रही थी। एक दिन अनवार ने कहा, अम्मा, डॉक्टर कहता है ये छूत की बीमारी है। अब छोटे से घर में परहेज कैसे होगा? फिर भाई ने उल्टा सीधा कुछ कह दिया तो हम सबसे झगड़ा होगा। इससे तो अच्छा है तुम अब्बा के साथ लाहौर चली जाओ, वहां नानी का घर खाली होगा, वहीं अपना इलाज करो अलीना। हमसे जो हो सकेगा खर्चा भेजते रहेंगे। जब अच्छी हो जाओ तो चली आना। रोजी के तो सारे एहसासात ही खत्म हो चुके थे। वो बोली, तुम जैसा कहोगे वैसा ही करूंगी। वहां लाहौर में मां की मौत के बाद रोजी का भाई कराची से आया और घर बीच कर वापस चला गया। अब वहां कोई और बसा हुआ था। आखिरकार मंजूर को जमींदार के पास में चौकीदार की नौकरी और रहने को एक कोटेर मिल गई, मगर रोजी के इलाज की कोई तदबीर फिर भी ना बनी। वो अब उठते बैठते खांसती। मंजूर को रोटी पकानी नहीं आती थी। इसकी तो आंखें भी खराब हो चुकी थीं। बस्ती वाले तरस खा के खाने पीने से मदद करने लगे। एक दिन मंजूर ने लजाजत से कहा, रोजी, तेरा तो खैर ये मैका है। यहाँ सब लोग तेरे बाप भाई की तरह हैं, तुझे भूखा नहीं रखेंगे और दवा दारू भी करा देंगे, मगर मैं तो परदेसी हूँ, कब तक ऐसे मांग मांग करके उहेगा? इससे तो अच्छा है मैं बच्चों के पास ही चला जाओ। थोड़े दिन बाद पैसों का इंतजाम करके वापस आ जाऊंगा। ठीक कहते हो, जाओ अपने बच्चों के पास चले जाओ। रोजी ने लेटे लेटे ही नजर उठाए बगैर कहा। रोजी को तेज बुखार चढ़ा हुआ है। दिन में 2-1 बार कोई ना कोई आकर खाना पानी पूछ जाता है, मगर उसको टेर में कोई ज्यादा देर नहीं रुकता। इसके महल्ले वाले अक्सर स्वयं 40वीं का खाना इसे दे जाते हैं। अभी परसों ही इसकी पड़ोसन अपने चंद पुराने जोड़े इसे दे गई कि जो कमीज रोजी कई दिन से पहने हुए थी वो अब जगह जगह से खी चुकी थी। बहरहाल वो खुद को कभी तन्हा नहीं पाते। माजी के दायनदल्ले साए हमेशा उसके गिर्दो पेश मंडलाते रहते हैं। अब अगर कोई इसे फकीरनी कह भी दे तो इसको क्या फर्क पड़ना था भला।